नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में रहे प्रसिद्ध गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज को A+ ग्रेड हासिल हुआ। लोकायुक्त ने कर्नाटक में 63 ठिकानों पर मारे छापे, 6 लाख नकद कीमती सामान जब्त। PSI की भर्ती के लिए पुनः परीक्षा 23 जनवरी तक स्थगित की जाएगी, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। हम तो 1950 से ही कह रहे थे कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर बोलते हुए अमित शाह का बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, दिल्ली नहीं जाऊंगा, पहले कुछ खास काम जरूरी है। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में रहे गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज को A+ ग्रेड हासिल होने पर शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्ष रेशमा कौर ने सभी का आभार व्यक्त किया है। वहीं गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर धनंजय M ने भी कॉलेज के विद्यार्थियों और कॉलेज प्रशासन की प्रशंसा की और सभी का आभार व्यक्त किया। कॉलेज पिछले कई वर्षों से बीदर जिले में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम रहा है। इस संबंध में कॉलेज की उपाध्यक्षा और प्रिंसिपल ने मीडिया से बात की। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हमें बेहद खुशी है, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का NAAC का एक्रेडिशन हुआ है और हमारे कॉलेज को A+ ग्रेड मिला है। तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से श्री नानक झीरा साहब फाउंडेशन और प्रेसिडेंट सरदार बलबीर सिंह जी की ओर से हमारे सारे स्टाफ, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमारे स्टूडेंट्स के और हमारे एलुमनाई जो यहाँ से पास आउट हुए हैं बच्चे, सारों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, कंग्रेचुलेट करती हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे कॉलेज के लिए और ये बड़ी अचीवमेंट इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल है हमारे कॉलेज का और फर्स्ट साइकिल में हमें A+ ग्रेड मिला है। तो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट साइकिल में 136 कॉलेजेस है जिसे फर्स्ट साइकिल में A+ ग्रेड मिला है। तो हमारा कॉलेज भी इस नंबर में 136 में आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये सारी मेहनत हमारे ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮೊನ್ನೆ 6 ಮತ್ತು 7 ನವೆಂಬರ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ NAAC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು। ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। A+ ಗ್ರೇಡ್ ಈ ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋತೀನಿ। ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3% ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಥಮ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಈ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಈ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಈ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಧುರೀಣ ಯೋಜನೆ। बीदर जिला पुलिस विभाग द्वारा लगातार साइबर क्राइम पर नजर रखे हुए रहने के बावजूद जिले में लोगों के बैंक खातों से अज्ञात लोग पैसे निकालकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। ऐसे में पुलिस विभाग द्वारा बताया गया है कि अगर किसी के बैंक खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं तो ऐसे लोग टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कर बैंक को सूचित करना चाहिए। लोगों को अपने ATM पिन, अकाउंट नंबर और थंब इम्प्रेशन को सिक्योर रखना चाहिए, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी न हो। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक लोकायुक्त ने मंगलवार को राज्य भर में 13 सरकारी अधिकारियों के 63 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में 13 सरकारी अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की गई। लोकायुक्त अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान 6 लाख की नकदी, 3 किलो सोना, 25 लाख के हीरे और 5 लाख की प्राचीन वस्तुएं बरामद की गई हैं। इससे पहले लोकायुक्त ने अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए 17 अगस्त को पूरे कर्नाटक में 48 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी बीदर, धारवाड़, कोडगु, रायचूर, दावनगेरे और चित्रदुर्गा समेत 48 स्थानों पर मारे गए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में घोषणा की कि पुलिस उप निरीक्षकों PSI की भर्ती के लिए पुनः परीक्षा 23 जनवरी तक स्थगित कर दी जाएगी। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के ये ने पहले कहा था कि वह 23 दिसंबर को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा।
फेसबुक पर HT चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ बन रहे। अभ्यर्थी तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं होने का दावा करते हुए इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा आयोजित करते समय जो उपाय या सावधानियां बरती जानी चाहिए, यदि ठीक से की जाती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन यह हुआ है। चाहे यह उनके विपक्षी भाजपा समय में हुआ हो या दूसरों के समय में, अब उस चर्चा में न पड़े। उन्होंने पूछा, जब कुल मिलाकर 1500 उप निरीक्षकों PSI की रिक्तियां हैं तो पुलिस स्टेशन कैसे काम कर रहे हैं, कानून और व्यवस्था कैसे बनाए रखी जा सकती है। उन्होंने कहा, अभ्यर्थियों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। अगर हमारा शेड्यूल जल्दी पूरा हो जाता है तो 1500 सब इंस्पेक्टरों को नौकरी मिल जाएगी। इसलिए 23 दिसंबर का जो शेड्यूल था उसे 23 जनवरी तक के लिए टाल दिया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सूखे के कारण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने के लिए प्रति एकड़ 50,000 रूपये का मुआवजा दिया जाएगा। कृषि कानून APMC एक्ट बहाल किया जाए। किसानों को कृषि पंप सेटों के लिए प्रतिदिन 12 घंटे मुफ्त बिजली दी जाए। किसानों के लिए फसल बीमा, अंगूर की फसल के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। इन कई मांगों को पूरा करने के लिए कर्नाटक राज्य किसान संघ ग्रीन सेना के राज्य महासचिव राहुल कुपकड्डी बेलगाम में शीतकालीन सत्र के लिए पदयात्रा करेंगे और विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे। ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾವು ಆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ APMC ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು। ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ APMC ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು 12 ಗಂಟೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ 3 ಫೇಸ್ 7 ತಾಸು ಹಗಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಸ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರೈತ ಏನು ಮಲಗಬೇಕು, ಏನು ಎದ್ದು ನೀರು ಉಣಿಸ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ। ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಗಲತ್ತು ನಮಗೆ 7 ತಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1 ಪೈಸೆನೂ ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಾವು 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 3 ರಿಂದ 3,500 ಜನ ವಿಜಾಪುರದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ರಾಹುಲ್ ಕುಬಕಡ್ಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ। ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಧರಣಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್। ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है। गृह मंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गलत किया। पीएम मोदी ने इसे ठीक किया। हम 1950 से कह रहे हैं कि देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान होना चाहिए और हमने यह किया है। शाह तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय द्वारा बिल पर की गई टिप्पणियों पर बोल रहे थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार सांसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित क्षेत्र में ही कानून बना सकती थी। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम भी इस सब में लागू नहीं होता था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी सीएम पद के दावेदार को लेकर लगातार मंथन कर रही है। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बजाय पीएम मोदी और सामूहिक नेतृत्व में मैदान में उतरने का फैसला किया था। सीएम पद को लेकर जारी कयासों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह फिलहाल किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल वो छिंदवाड़ा जिले की यात्रा पर जाएंगे, जहां भाजपा सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक संकल्प है और वह है भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत दिलाना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मध्य प्रदेश से 29 कमल के फूल की माला मिलनी चाहिए। तेलंगाना में सीएम का नाम फाइनल कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम होंगे। गौरतलब है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव जीतने के बाद से वह आलाकमान की पहली पसंद बने हुए हैं। जब कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत हासिल की, उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई। रेवंत रेड्डी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बनेंगे और वो 7 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई, उसमें तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अहम भूमिका निभाई। शायद यही वजह है कि सीएम पद के लिए वह पार्टी की पसंद बने। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना दक्षिण का दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान रेड्डी की राहुल और प्रियंका से काफी नजदीकियां सामने आई, जिसके बाद चुनावी पंडित ये अंदाजा लगाने लगे थे कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिलती है तो रेड्डी सीएम बन सकते हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ फरवरी 2022 में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था।
उनके खिलाफ यह मुकदमा आचार संहिता का उल्लंघन करने और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दर्ज किया गया था। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चार्जशीट को चुनौती भी दी थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अखिलेश यादव को राहत दे दी है। दरअसल पूरा मामला साल 2022 का है। इस दौरान नोएडा के दादरी थाने में अखिलेश यादव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जाकर इस मामले में अखिलेश यादव को राहत मिली है। अखिलेश को राहत देते हुए कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समेत 400 कार्यकर्ताओं पर फरवरी 2022 में बगैर अनुमति के नाइट कर्फ्यू के दौरान विजय यात्रा निकालकर भारी भीड़ जुटाने का आरोप लगा था। इस मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सुरेंद्र चीकू समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। इंडिया टीवी संवाददाता ने बताया कि राजस्थान और हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लोगों पर छापेमारी चल रही है। ईडी 13 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उन पर खालिस्तानी संगठनों से साठगांठ और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सुरेंद्र चीकू लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र चीकू और उसके सहयोगियों पर हरियाणा पुलिस ने अपहरण, हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के केस दर्ज किए हैं। एएनआई भी उसके खिलाफ जांच कर रही है। अब ईडी ने भी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया है। सुरेंद्र चीकू लॉरेंस का अपराध से कमाया पैसा संभालता है। माइनिंग, अवैध शराब और टोल के जरिए ये लोग अपनी कमाई करते हैं। थाईलैंड में एक बड़ा बस हादसा सामने आया है। इस बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। यह हादसा पश्चिमी थाईलैंड में मंगलवार को तड़के हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा प्रचुआप खीरीखान प्रांत में उस वक्त हुआ जब बस बैंकॉक से सुदूर दक्षिण में सोंखला प्रांत की ओर जा रही थी। बस में 49 लोग सवार थे। अचानक बस सड़क से हटकर हाटवानाकोन नेशनल पार्क के पास एक पेड़ से टकरा गई। प्रज्वल खीरी खान प्रांत थाईलैंड ओम और म्यांमार की खाड़ी के बीच फैले तट पर स्थित है। हुआयांग पुलिस थाने के अधीक्षक कर्नल वीरापत केटेसा ने कहा, हमें संदेह है कि बस चालक सो गया होगा जिससे यह दुर्घटना हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारी चालक के रक्त के परीक्षण के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस दुर्घटना में बस चालक बच गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वीरापत ने कहा कि अधिकतर पीड़ित थाईलैंड के निवासी हैं तथा कुछ लोग म्यांमार के नागरिक हैं। सवांग रुंगरेंग रेस्क्यू फाउंडेशन के अनुसार लगभग 35 लोगों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बयान के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार सुबह करीब 12:30 खीरी प्रांत में हुई। बस राजधानी बैंकॉक से सोंखला प्रांत के नथावी जिले की ओर जा रही थी। बयान में कहा गया कि घायलों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। युद्ध की वजह से 2 महीने के अंतराल के बाद इजराइल की एक जिला अदालत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई आज यानी मंगलवार से फिर शुरू करेगी। हमास की ओर से 7 अक्टूबर को हमले शुरू किए गए और उसके बाद इजराइल गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमले कर रहा है। नेतन्याहू पर आरोप है कि बेजे के स्वामित्व वाली वेबसाइट वल्ला पर अपने पक्ष में मीडिया कवरेज के बदले बेजे टेलीकम्युनिकेशंस के लिए लाभकारी नियामक कदम उठाए। वल्ला वेबसाइट का मालिकाना हक पहले बेजे के पास था। यरूशलेम जिला अदालत 74 वर्षीय नेतन्याहू के भ्रष्टाचार मामले पर मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगी। जून में मामले में 3 न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि अभियोजन पक्ष रिश्वतखोरी का आरोप वापस ले ले, मगर अभियोजन पक्ष ने आरोप वापस लेने से इनकार करते हुए मुकदमा जारी रखने का फैसला किया, जिसके बाद अदालत ने संबंधित लोगों की गवाही सुनी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में रहे प्रसिद्ध गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज को A+ ग्रेड हासिल हुआ। लोकायुक्त ने कर्नाटक में 63 ठिकानों पर मारे छापे, 6 लाख नकद कीमती सामान जब्त। पीएसआई की भर्ती के लिए पुनः परीक्षा 23 जनवरी तक स्थगित की जाएगी, कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा। हम तो 1950 से ही कह रहे थे कि लोकसभा में जम्मू कश्मीर पर बोलते हुए अमित शाह का बड़ा बयान। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, दिल्ली नहीं जाऊंगा, पहले कुछ खास काम जरूरी है। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।